17 दिसंबर 1995 एक ठंडी रात वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के शांत गांव सो रहे थे। तभी आसमान में एक ऐसा मंजर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक आसमान से हथियार बरसने लगे। AK-47 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड रात के अंधेरों में गांव वालों के बीच बरसने लगे, बिल्कुल किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड थ्रिलर मूवी की तरह। लेकिन ये फिल्म नहीं, ये असली घटना भारत के इतिहास की अब तक के सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी घटनाओं में से एक बन गई, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। सुबह गांव वालों की सूचना पर जब झालदा पुलिस वहां पहुंची तो वहां से 4 टन से अधिक हथियार मिले, जिनमें AK-47 राइफल, स्नाइपर गन, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और हजारों गोलियां शामिल थी। ये सभी हथियार झालदा, खटांग, मरामू और बेलामू जैसे गांव में गिराए गए थे। लेकिन सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों और इसके पीछे था कौन? इस घटना के पीछे उस समय के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ लेते हैं। कोल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, सोवियत यूनियन टूट चुका था, ईस्टर्न यूरोप में पॉलिटिकल यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी। उस टाइम पे ब्लैक मार्केट में हथियार का बहुत डिमांड था। ब्लैक मार्केट में हथियार ऐसे बिक रहे थे जैसे डोमेस्टिक यूज का सामान। इसी हलचल में एंट्री होती है नील्स खोल की, जिसे दुनिया किम डेवी के नाम से जानती है। बाहर से ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट, लेकिन अंदर से सीजन्ड आर्म्स स्मगलर। उनका मकसद था आनंद मार्ग को वेपनाइज करना। जो लोग आनंद मार्ग को नहीं जानते उन्हें बता दो, आनंद मार्ग एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन थी जिसकी स्थापना प्रभात रंजन सरकार ने 1955 में की थी। उनकी थ्योरी थी प्राउड, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। उनका अक्सर वेस्ट बंगाल सरकार से टकराव रहता था। इसी माहौल में एक रहस्यमयी विमान भारत की सीमा में प्रवेश करती है। एंटोनोव AN-26 नामक रूसी कार्गो विमान जो बुल्गारिया के बरगाज से हथियार लूट करके 10 दिसंबर 1995 को उड़ान भरता है। तुर्कमेनिस्तान और कराची हुए भारत की सीमा में प्रवेश करता है। 16 दिसंबर वाराणसी में रिफिलिंग के बाद पुरुलिया की तरफ रवाना होता है। 17 दिसंबर 1995 सुबह 3 बजे आसमान में शुरू होता है फाइनल एक्ट। पैराशूट की मदद से 4 टन हथियार झालदा, खटांग, मरामू और बेलामू जैसे गांव में गिराए गए। हथियार इतनी थी कि एक छोटी सी सेना खड़ी की जा सकती थी। 21 दिसंबर 1995 को यही विमान दोबारा भारत की सीमा में प्रवेश करता है। इंडियन एयरफोर्स ने इसे रोक लेता है और मुंबई में उतरने पर मजबूर कर दिया। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 लतवियाई क्रू मेंबर और एक पीटर ब्लिच। लेकिन इसका असली मास्टरमाइंड जो किम डेवी था, गायब था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक किम डेवी वाराणसी में रिफिलिंग के टाइम ही भाग गया था। इस केस में 2 मेन कैरेक्टर थे। किम डेवी 80 के दशक में आनंद मार्ग ज्वाइन किया, सोशल वर्क किया और बाद में आर्म्स स्मगलर बन गया। पीटर ब्लिच UK का आर्म्स डीलर था। इस घटना को कवर कर रहे पत्रकार चंदन नंदी ने अपनी किताब द नाइट इट रेन गन्स अनरेवलिंग द पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस में लिखा है कि पीटर ब्लिच का संबंध ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 से था। यही बात ब्रिटिश जर्नलिस्ट पीटर पोफेन ने इंडिपेंडेंट के एक आर्टिकल में भी लिखा है। जांच एजेंसियों का कहना था कि ये सभी हथियार आनंद मार्ग संगठन के लिए था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किम डेवी ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिनमें भारत सरकार, भारतीय खुफिया एजेंसी और विदेशी खुफिया एजेंसी भी शामिल था। इन सब का मकसद था वेस्ट बंगाल में लेफ्ट सरकार को गिराकर प्रेसिडेंट रूल लगाना। इस बात की पुष्टि रॉ के पूर्व ऑफिसर RK यादव ने अपनी किताब द मिशन रॉ में किया है। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश होम मिनिस्टर माइकल होवार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा कि हथियार गिराए जाने के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। किम डेवी ने अपनी किताब द कॉल मी टेररिस्ट में दावा किया कि उसे भागने में बिहार के पॉलिटिशियन ने मदद की थी। उसी के कहने पर रडार को बंद कर दिया गया था। हालांकि CBI और भारत सरकार ने इन दावों का खंडन किया। जब एयरफोर्स के एक ऑफिसर से पूछा गया कि रडार को किसने बंद किया, तो उनका कहना था रडार को 24 आवर ऑन नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसे जल जाने का खतरा रहता है। ये हथियार किसके लिए थे और क्यों गिराए गए थे, इसका कोई ठोस सबूत CBI को नहीं मिला, जिस कारण इस केस को क्लोज कर दिया गया। रूस के दबाव में लातवियाई चालक दल को सन 2000 ईस्वी में माफ़ कर दिया गया और UK के दबाव में सन 2004 ईस्वी में पीटर ब्लिच को रिहा कर दिया गया। लेकिन किम डेवी आज भी डेनमार्क के सड़कों पर आज़ाद घूम रहा है। भारत ने उसे एक्स्ट्राडिशन की कई बार मांग की, लेकिन डेनमार्क ने हर बार ये कहते हुए भारत को मना कर दिया कि भारत में उसकी ह्यूमन राइट का हनन हो सकता है। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस ने इंडिया की एयर डिफेंस की खामियां उजागर कर दी। यह दिखाता है कि कैसे हमारा एयर डिफेंस फेल हो गया। यह दिखाता है कि कैसे हमारा रडार फेल हो गया। यह दिखाता है कि कैसे हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन फेल हो गया। डेनमार्क ने बार बार किम डेवी की एक्स्ट्राडिशन को ठुकरा दिया गया
आखिरी बार अगस्त 2024 में भी एक्स्ट्राडिशन की मांग की गई थी, लेकिन उसे भी ठुकरा दिया गया। रूस और यूके के दबाव में हमने गवाहों को रिहा कर दिया और ये पूरी घटना एक ग्लोबल चेस बोर्ड बनकर रह गई। दोस्तों सोचिए, 1995 में हथियार पैराशूट से गिराए गए थे। आज के ज़माने में ड्रोन से बम गिरते हैं, साइबर अटैक होते हैं और आतंकवाद के नए नए रूप सामने आते हैं। अगर एक पुराना एंटोनोव उस समय भारत के अंदर आकर ऐसा कर सकता है तो कोई ड्रोन अटैक या साइबर अटैक क्या कर सकता है। पुलिया आमतौर पर एक आईना है जो दिखाता है कि सुरक्षा केवल बॉर्डर पर नहीं होती, बल्कि डिप्लोमेसी और आंतरिक रणनीति भी इसका हिस्सा है। इस घटना के 30 साल बाद भी अनेकों सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। क्या यह हथियार एक संगठन को मजबूत बनाने के लिए था या राजनीतिक साजिश थी? क्या इसमें विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल था? आखिर किसके कहने पर रडार को बंद कर दिया गया और वो कौन था जो किम डेवी को भागने में मदद की थी? इन सभी सवालों के जवाब शायद अब न मिले। आज 2025 तक भी किम डेवी प्रत्यर्पित नहीं हुआ है। मतलब 30 साल बाद भी न्याय अधूरा है, रहस्य अब भी जिंदा है।